बात कर लेते हैं भारत की जनगणना की। हमने बात कर ही लिया कि ये सभी टॉपिक के लिए जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे सिविल का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे वनडे का हो, सबको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के लेवल अलग होते हैं, सभी लेवल को हम टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत की जनगणना की शुरुआत की बात करें, भारत की जनगणना की बात करें, हम पढ़ने वाले 2011 की जनगणना, लेटेस्ट जनगणना जो हुई थी, इसके इतिहास से लेकर वर्तमान में 2011 की जनगणना में किस राज्य की क्या स्थिति है, चाहे वो साक्षरता की बात हो, चाहे लिंगानुपात की बात हो, है ना, किसी भी सेगमेंट की बात हो, सभी को क्रमशः देखने वाले। बस धैर्य बना के आप जुड़िएगा। मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट के मन में ये आता है कि शुरुआत के 5 मिनट वीडियो देखने बाद लगता है कि हमारे काम की चीज नहीं। आप मूवी में ऐसे टाइम वेस्ट करते होंगे, गाना सुनने में वेस्ट करते होंगे, थोड़ा सा वेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि सभी एग्जाम के लिए आपको 2-4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए प्रॉपर। ठीक है, चलिए अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें, ये आपका लोगो दिख रहा भारत की जनगणना का, ये लोगो है सेंसस ऑफ इंडिया भारत की जनगणना का 2011 का। यहां पर आगे अगर बढ़ते हैं तो जो 2011 का सेंसस हुआ था, जो 2011 का जनगणना हुआ था, उसका एक थीम था, एक लोगो था, क्या? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, है ना। इसे कहते हैं क्या? आवर सेंसस, आवर सेंसस, सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो आदर्श वाक्य है, जो थीम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप इस बात को जानते रहिएगा। ठीक, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना के इतिहास की अगर हम संक्षिप्त परिचय की बात करें, तो जनगणना का इतिहास आज से नहीं शुरू हुआ। जनगणना की बात अगर हम देखें, प्लेटो और अरस्तु के समय से देख ले, या भारत में देख ले हम, क्या कौटिल्य के समय से देख ले। कहने का मतलब इनके धर्म ग्रंथ जो देखेंगे, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनमें देखेंगे जनगणना का संक्षिप्त इतिहास वहां पर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसकी शुरुआत वहां से आपको नजर आ जाएगी। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। आजादी के पहले की बात करें, दादा भाई नौरोजी, नाम सुना होगा आपने, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले जनसंख्या की गणना करने का प्रयास किया था। भारत जनसंख्या की गणना करने के साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियों को भी समझने का प्रयास किया था, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इस नाम को भी आप जानते रहिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, प्रमुख तौर से हमें क्या पढ़ना है कि प्रॉपर जनगणना की एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत कब हुई। आजादी के पहले की बात करें, सबसे पहले नाम आता है, सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड मेयो को, है ना। लॉर्ड मेयो एक ब्रिटिशर था। इन्होंने 1872 में जनगणना कराने का काम किया था, और यह जनगणना आंशिक रूप से थी। कैसी थी? यह आंशिक जनगणना थी। ध्यान से समझना बात को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन यहां से मिस नहीं होने देंगे, यह दावा है आपसे। सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय दिया गया था लॉर्ड मेयो को 1872 में। ठीक, लेकिन जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 1872 है 1872, कहीं कहीं आपको 71 भी देखने को मिलता है। क्या? 1871, लेकिन आप 72 मानिएगा। क्यों 72 मानना है? 72 इसलिए मानना है क्योंकि एनसीईआरटी को आधार बना के हम लोग चलते हैं, यही ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है। तो एनसीईआरटी ने यही लिखा है 1872। ठीक, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। या आपसे अगर पूछा जाए नियमित जनगणना कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, क्योंकि 1881 इसी सत्र के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराना प्रारंभ हो गया। ठीक है, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। देखिए, यह प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। कब होता है? यह होता है क्या? प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। आपका जनगणना लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। 2011 में हुआ था। 2011 के बाद होना कब था? 2021 में। लेकिन कोविड के चलते, कोरोना के चलते 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है, क्लियर बात। आगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम बात कर ले अगर, तो महत्वपूर्ण विषय क्या है
यह देखिए संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय। क्योंकि हम जानते हैं 3 सूचियां हमारे पास, हमारे संविधान के तहत 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का हक किसको है? कानून बनाने का हक किसको है? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का काम कौन करता है? राज्य सरकार। ये जो तीसरी सूची है उसका नाम क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब स्थिति विरोधाभास की रहेगी, कहने का मतलब कभी टकराव होगा राज्य और केंद्र में, ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची में बना हुआ कानून जो केंद्र सरकार बनाएगा उसी को मान्य किया जाएगा। ठीक है, राज्य की वहां पे मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। यह संविधान की धारा 246, कहने का मतलब आर्टिकल 246 है ना, ये चीज जानते रहिएगा। आर्टिकल 246। देखिए ये डेटा सभी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अभी सेंसस है ना पार्शियली चल रही है। तो यहां पर ये आपको याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराता है? कौन कराता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में भी कौन कराता है? अभी आगे हम बात करेंगे। 246 के तहत संघ सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा कराए जाने का प्रावधान है। इसके आगे अगर हम बात करें जनगणना किसके द्वारा कराया जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन भी रहता है। यहां पर तो पीछे हमने कह दिया कि जनगणना कराने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करता है ना। केंद्र सरकार में कौन करता है? अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें, यह कराया जाता है किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं, समझिएगा बात को। गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होते हैं क्या? महापंजीयक या जनगणना आयुक्त, जिसे कहते हैं क्या? रजिस्ट्रार जनरल। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार जनरल। कहने का मतलब महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार कराया जाता है। देखिए निर्देश कौन दे रहा है? गृह मंत्रालय के अधीन ये दे रहे हैं। ठीक, जनगणना आयुक्त या महापंजीयक जिसे रजिस्ट्रार जनरल कहते हैं। करने में काम कौन करते हैं? यहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के कर्मचारी और अधिकारी इसमें काम करते हैं। लेकिन मूल रूप से कराता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अधीन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है उसके डायरेक्शन के अंतर्गत चीजें होती हैं। ठीक, यहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था आंशिक जनगणना 1872 में किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो। और रिपन के समय में 81 से शुरू हुआ था क्या? नियमित जनगणना। नियमित का मतलब अब क्या होगा? इसके बाद क्या हुआ था 81 के बाद? अब प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, जिसे कहते हैं दशक, 10 वर्ष बाद जनगणना कराया जाने लगा, कराया जाने लगा। ठीक, कहने का मतलब कानून ने, प्रावधान ने प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार सेंसस कराया जाएगा, एक बार जनगणना कराई जाएगी। ठीक, जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझ लेते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल। क्या है टेलीग्राम ग्रुप? तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल। जो पहले जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था हेनरी प्लाउडेन। क्या? पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। हम 2011 की जनगणना को पढ़ रहे हैं, तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त हैं 2011 के, वो कौन थे? सी चंद्रमौली। नाम जानते रहिएगा, सी चंद्रमौली। ठीक, 2011 के जो पहले थे वो हेनरी प्लाउडेन थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य बार बार परीक्षा में पूछा गया, महाविभाजक का वर्ष, इसे कहते हैं क्या? ग्रेड डिवाइडिंग ईयर, है ना। ग्रेड डिवाइडिंग ईयर क्यों कहा जाता है? आते हैं इस पर। 1911 से 1921 को कहा जाता है क्या? महाविभाजक का वर्ष। महाविभाजक का वर्ष, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एग्जाम में 1911 से 21 नहीं, कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल जाएगा सिर्फ क्या? 1921। 1921 कहने का मतलब ये किसकी बात हो रही है? जैसे 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? 2001 से 11 के बीच की बात हो रही है ना।
यहां पर 1921 की बात हो रही, कहने का मतलब पिछले 10 साल का जो डेटा था, कब हमने रिलीज किया? 2021 में जनगणना के दौरान, उसी को हम मान रहे हैं। ठीक, तो 2021 की जो जनगणना थी उसमें इसे कहा गया क्या? महाविभाजक का वर्ष, यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। आजादी के पहले की बात हो रही है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहने का तात्पर्य क्या होगा? यहां पर क्या होता? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक थी। क्या? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक थी। अब जब दोनों अधिक थी तो यहां पर क्या हुआ? जनसंख्या काफी गिरी। क्यों? क्योंकि यह वही दौर था जब बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी महामारियां फैली और वहां पर जनसंख्या काफी घट गई। क्यों? जितने पैदा हो रहे थे उससे कहीं ज्यादा मरने लगे लोग। किसकी बात हो रही है? 1911 से 21 की बात, अपने देश की ही बात हो रही है। 1951 को कहा जाता है लघु विभाजक का वर्ष। ठीक, 1951 तक आते आते, चूंकि आजादी की बात है, यहां तक आते आते स्वास्थ्य सुविधाएं सही हो गई थी काफी हद तक। ठीक है, और लोगों को खान पान की चीजें उपलब्ध होने लगी थी। कहने का मतलब भुखमरी से लोगों को निपटाना मिलने लगा, बीमारियों का इलाज मिलने लगा, स्वच्छ जल की आपूर्ति लगभग होने लगे। ऐसी कंडीशन में इसे कहा जाता है क्या? लघु विभाजक का वर्ष। जनसंख्या बढ़ी यहाँ पर। ठीक, अब आते आते देखिए 1951 से 81 तक की अगर हम बात करें, 1951 से 81 तक की बात करें, इसे कहा जाता है क्या? जनसंख्या विस्फोट की अवधि। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट की अवधि। जनसंख्या विस्फोट की कहने का मतलब आप देखेंगे 1951 के पहले की जो जनसंख्या थी उसकी तुलना में काफी जनसंख्या बढ़ गई अगले 30 सालों में। क्यों? हम आजाद हो गए थे। क्या? हम आजाद हो गए थे। अरे भाई, ऐसी बात नहीं कि हम आजाद हो गए थे जनसंख्या इसीलिए बढ़ गई। आजाद हो गए थे का मतलब यहाँ पे कई सारी चीजों से आप लगा सकते हैं। ठीक, आजादी के बाद की बात हो रही है, आजादी के बाद की बात। यहां पर क्या हुआ? बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी चीजें, खान पान संबंधी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होने लगी। देखिए, जब ये सारी उपलब्ध होने लगी चीजें तो क्या हुआ? इसमें क्या होगा? देखिए, जन्म दर तो ज्यादा था ही, ठीक है, और लेकिन मृत्यु दर में क्या हो गई? लोग मरना कम कर दिए, मृत्यु दर में गिरावट हो गई। जीवन प्रत्याशा लोगों की बढ़ गई। जीवन प्रत्याशा के लिए जो आप पढ़ेंगे, जनसंख्या हम आगे पढ़ेंगे, जीवन प्रत्याशा लोगों की बढ़ गई। जो औसत उम्र थी वो लोगों की बढ़ने लगी। भाई, जब आपको खान पान सही मिल रहा है, आपको रहने के लिए आवास सही मिल रहा है, आप जब बीमार हो रहे हैं आपको दवाइयां समय से मिल जा रही है, ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सारी मिल जा रही है, तो आपकी उम्र तो जाहिर सी बात बढ़ेगी। तो यही कारण था कि आजादी के बाद 51 से 81 तक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था रही, काफी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवधि। अब 3 प्रश्न यहां से आप जानते रहिएगा। 11 से 21 महाविभाजक का वर्ष, 51 लघु विभाजक, और 51 से 81 क्या कह देंगे? जनसंख्या विस्फोट की अवधि, मतलब बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक, 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। जाहिर सी बात है, 1951 में आजाद भारत की, यानी 1947 में हमें आजादी मिली। 1947 में आजादी मिलने के बाद, है ना, 4 साल बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई और उस जनगणना में 14 विषयों को सम्मिलित किया गया। कितने विषय? 14 विषय। ध्यान दीजिएगा, 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई 14 विषय को सम्मिलित किया गया था। हम चूंकि 2011 को पढ़ रहे हैं तो 2011 में कितने विषय थे? 29 विषय। ध्यान दीजिएगा, कितने विषय थे? 29। आप पेन और पेपर लेके सारी चीजों को नोट करते रहिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट की चीज रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? 29 विषय रहे। कब की बात हो रही है? 2011 की जनगणना में। ठीक, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्या? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक, यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ध्यान दीजिएगा, जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी प्रॉपर तरीके से? 1881, है ना। 1881 से क्या हुआ था? नियमित। किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो किसी भी टीचिंग के एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, अगर भूगोल से दे रहे हैं, ठीक, या इसके अलावा जनरल स्टडी आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से संबंधित हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जनगणना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और दावे के साथ कह सकता हूं
कि सिस्टमेटिक तरीके से एक ही जगह सारी चीज और कोई प्रोवाइड नहीं किया है। मैं करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आपको उसका लाभ मिले। ठीक, 1881 में आते हैं इस पर। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत। अगर यहां से गिने 1881 से प्रत्येक 10 साल करके गिने तो ये जो जनगणना 2011 की हुई थी वह थी 15वीं जनगणना। ठीक, कौन सी थी? 15वीं। लेकिन आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और 1951 के आधार पर गिने तो कौन सी जनगणना थी? 7वीं। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना आजाद भारत की 7वीं और नियमित तौर पर 15वीं जनगणना थी। फिर से नियमित तौर पर 15वीं थी और आजादी के बाद की 7वीं। ठीक है, कुल इसमें 29 विषय थे, इसको हमने पीछे भी बताया था। कुछ इसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया था। इनके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कब की बात हो रही है? ये 2011 की बात हो रही है। सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। ठीक, नागालैंड इस जनगणना में क्या देखने को मिला? देखिए, जनसंख्या बढ़ रही हमारे देश की और 2050 तक हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले राष्ट्र बन जाएंगे। ठीक है, कब तक? 2050 तक। लेकिन आपको अगर हम बताएं कि भारत में जितने भी राज्य हैं, अगर राज्यों की जनसंख्या को देखें, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को पूछा गया है किस राज्य में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई, तो वह राज्य है आपका नागालैंड। ठीक है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या में कमी आई। कितनी कमी आई थी? 0.6%। ये माइनस में चला गया। अभी आगे हम बात करेंगे इस डेटा को। ठीक, भारत के अगर हम क्षेत्रफल को देखें पूरे विश्व में भारत की स्थिति को देखें, एक रफ आइडिया से देखेंगे। इसका लोकेशन कहां पर? यहीं पर मिलता है ना? इसका लोकेशन यहीं पर मिलता है। यहां पे इसके क्षेत्र को देखें, जो पूरे विश्व का भूभाग है, जितनी भूभाग है, जितना क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका केवल 2.4% है भारत में। कहने का मतलब जितना क्षेत्रफल पूरे ग्लोब का है 2.4% है, लेकिन इस 2.4% क्षेत्रफल पर पूरे विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, केवल 2.4 यानी 2.4% भूभाग पर पूरे विश्व की 17.5% आबादी निवास करती है। कहां पर? भारत में। ठीक, इन डेटाओं को आप जानते रहिए। इनके जनगणना से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में आप इन 6 देशों को देख लीजिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। अगर इनकी कुल जनसंख्या को मिला दिया जाए, कितने देश हैं? यहाँ पे 6 देश हैं। इन 6 देशों की अगर जनसंख्या को मिला दिया जाए तो भारत की जनसंख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब इन 6 देशों में जितनी पॉपुलेशन है उतना अकेले हमारे भारत में है। गर्व का विषय है ना? गर्व का विषय भी है, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। तो मानो एक संसाधन है, जब हमारे पास संसाधन ज्यादा है तो किसी मामले में हम आगे हैं। आगे हम बात करेंगे, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, है ना? जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपके लिए वो सकारात्मक चीज है, गलत तरीके से नकारात्मक चीज है। ऐसे ही पॉपुलेशन भी है हमारी। ठीक, 2050 तक हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। कहने का मतलब हमारी पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज्यादा हो जाएगी। अभी कौन है? अभी चाइना दूसरे नंबर पर। 2050 तक हम इसको पीछे छोड़ देंगे। ये कब की बात हो रही है? ये 2011 की डेटा के बाद, मतलब अनुमान लगाया गया। जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके आधार पर क्या लगाया गया? अनुमान लगाया गया। हो सकता है 2050 नहीं, उससे पहले भी हम क्रॉस कर जाए, पर यह एक अनुमान है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, ये तो बेसिक चीजों को हमने देख लिया। हमने पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको धैर्य बना के पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह मिलनी है और आप जो मजेदार चीजें मिलने वाली अभी मिलने वाली हैं। आगे हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10 की वृद्धि, ये क्या होता है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किसकी है और सबसे कम किसकी है। फिर पढ़ेंगे साक्षरता दर। पहले हम पढ़ेंगे पूरे देश की साक्षरता दर कितनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। फिर हम पढ़ेंगे पुरुषों एवं महिलाओं के बारे में, किस राज्य में पुरुषों की ज्यादा है, किसमें महिलाओं की ज्यादा है, किसमें पुरुषों की कम है, किसमें महिलाओं की कम है। आगे हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। फिर जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। कहने का मतलब
अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में अधिक है, इनकी प्रतिशतता किस में अधिक है, किस में कम है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के बारे में हम पढ़ लेंगे, है ना। शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे, शिशु लिंगानुपात किस राज्य में शिशु लिंगानुपात ज्यादा है, किस में कम है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वितरण। इसका मतलब किस राज्य में नगरीय जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, किस में ग्रामीण ज्यादा निवास करती है। ठीक है, इसके क्रम को पढ़ेंगे, एक स्टेट नहीं कई स्टेटों को हम पढ़ेंगे क्रम से, क्योंकि अब क्वेश्चन का जो एक ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है। पहले तो क्या होता था, पहला पूछता था ना, जैसे सर्वाधिक साक्षरता की बात कर लें, साक्षरता की बात कर लें, सबसे पहले नंबर पर कौन है, केरल। केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है भारत का। ठीक, तो केरल हमें याद रहता था, अभी पहला नहीं पूछता है, दूसरा तीसरा चौथा कोई पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन, जैसे 4 ऑप्शन में से यहाँ पे केरल ना देकर दूसरा वाला दिया रहेगा, तो उन चारों में से दूसरा वाला आपको चुनना रहेगा। तो इसको समझेंगे, इसको समझने के लिए हम अभी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। फिर धर्म आधारित जनसंख्या को देखेंगे, सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्यों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। उसको पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम और जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, जैसे आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले, पहले पहले वाले को हम देख लेते हैं। जैसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक आबादी वाला राज्य लगभग 20 करोड़ के आसपास, है ना। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कितना कौन है, उत्तर प्रदेश। देखिए, पूरे विश्व के 2.4% भूभाग भारत में है और 17.5% आबादी निवास करती है भारत में। ठीक, अगर इस 17.5% जो आबादी भारत में निवास करती है, अगर इनको राज्यवार वितरण को देखें कि किस राज्य में संख्या ज्यादा है, किस में कम है, तो सबसे ज्यादा संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में 16.49%। कहने का मतलब भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पे 16.49% आबादी निवास करती है। ठीक, वहीं हम सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात देखें, यानी सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात करें, वो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। यहाँ पे कितना है, 0.05%। समझिएगा कितना डिफरेंस है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 16.49% आबादी निवास करती है, वही यहाँ पर 0.05% आबादी निवास कर रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आपको सर्वाधिक या न्यूनतम किसी भी डेटा को आप पढ़ रहे हैं, सर्वाधिक पढ़ेंगे तो राज्य का भी पढ़ेंगे और केंद्र का भी पढ़ेंगे, न्यूनतम पढ़ रहे हैं तो राज्य का भी पढ़ेंगे और केंद्र का भी। उसी कड़ी में देखते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। दिल्ली में, जबकि ये क्षेत्रफल काफी कम है, दिल्ली का क्षेत्र काफी कम है, लेकिन यहाँ पर 1.38% आबादी निवास करती है। यहाँ पे जनघनत्व भी बहुत ज्यादा है। जनघनत्व क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे भी। सबसे ज्यादा आबादी केंद्र शासित प्रदेश में कहां पर है, दिल्ली की। और सबसे कम की बात कर लेते हैं लक्षद्वीप में, 0.01%। ध्यान दीजिएगा, इन महत्वपूर्ण डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप आ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, है ना। प्रति 1000 पुरुष है, अगर 1000 पुरुष देखें, इन पुरुषों पर कितनी महिलाएं, यहां पर कितनी है, 1084 महिला। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि केरल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे, सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे वो कहां पर है, हरियाणा में 879। कहने का मतलब 1000 पुरुष है यहाँ पर, तो 1000 पुरुषों पर वनली यानी सिर्फ 879 महिलाएं हैं। लिंगानुपात सबसे कम किसका है, हरियाणा का। ठीक, एक और दूसरी डेटा को हम देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता किसका है, केरल का, 93.9%। कहने का मतलब लगभग ये किसके है, 94% का। आप एग्जाम में आपको यही डेटा देखने को मिलेगा, 94%। एक तुलना करिए, यहाँ पे साक्षरता ज्यादा है और लिंगानुपात ज्यादा है, कहां पर, केरल में। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करें, सबसे कम साक्षरता कहां का है, बिहार का, जिसमें है 63.8%। बात समझा आप लोगों ने।
चीजों को आपको रटना नहीं, कैसे पढ़ना, बस एक बार धैर्य बना के देखते चलिए। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। याद रखने के लिए, याद रखाने के लिए हम हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ डेटा को आपने देख लिया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसकी अगर हम आबादी की बात करें, उसकी आबादी कितनी थी? 121.09 करोड़। कितनी आबादी थी? 121.09 करोड़, ठीक है। अगर यही तुलना करें हम 2001, क्योंकि लेटेस्ट 2011 की है और इससे पहले जनगणना कौन सी हुई थी? 2001 की। यहाँ की आबादी आपको देखने को क्या मिलेगा? 118.1 करोड़। कहने का मतलब 2011 में 2001 की तुलना में आबादी काफी अधिक बढ़ी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें महिलाओं एवं पुरुषों को अलग अलग रूप से देखें, क्या हमको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 62.37 इतने करोड़ पुरुष हैं और इतनी करोड़ क्या है? महिलाएं। परसेंटेज के हिसाब से देखें 82.1% क्या है? पुरुष है और 65.5% क्या है? महिलाएं, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इसको आप मत मेंशन करिएगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इतनी इतनी संख्या है किसकी? 62.37 करोड़ और ये कितना है? 58.64 करोड़। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे यहाँ पे पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या की बात हो रही है, ठीक है। महत्वपूर्ण राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न खूब आपको देखने को मिलता है, यहाँ से प्रश्न खूब देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर आबादी सबसे ज्यादा है ना। आबादी की दृष्टि से यहाँ पर संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। 1 मिनट। यहां पर देखिए आबादी 16.49% अभी हमने देखा था। और अगर सबसे कम की बात किया था, कौन मिला था? सिक्किम 0.05%, ठीक है। ये तो क्या हो गया? राज्य का। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का हमने देखा था, तो दिल्ली की सबसे ज्यादा था क्या? 1.38%। याद हो जाएगा ऐसे। ये क्या है? ये दिल्ली का है, दिल्ली का। और हमने देखा था क्या? लक्षद्वीप का सबसे कम था, कितना? 0.01%, ठीक। वहां पर नहीं आते हैं। यहां पर सर्वाधिक वृद्धि वाले कुछ राज्यों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? सबसे ज्यादा पहले नंबर पाती है क्या? जनसंख्या वृद्धि का जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे पहले नंबर पाता है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर आता है इसका पड़ोसी बिहार। फिर तीसरे पर मध्य प्रदेश पड़ोसी है और चौथे पे आते हैं राजस्थान, पांचवा पाता है झारखंड, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज किसमें है? उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, आजकल प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड अलग बना हुआ है। पहला नहीं पूछकर दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई पूछता है और मैचिंग के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैच कराना रहेगा किसका परसेंटेज कितना है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश का ये आपको याद ही है क्योंकि कई बार हमने चर्चा किया। बिहार का 9.28% है, मध्य प्रदेश का कितना है? 6% और राजस्थान का कितना है? 5.67 और झारखंड का 2.72%, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक से हम याद रखते हैं इसको। ट्रिक क्या है? देखिए इसको कर लेंगे क्या हम? उबिहा मध्य राज्य, ठीक। देखिए ये कोई टेक्निक वोक्निक कुछ होती नहीं है। सही चीज तो ये है कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो टेक्निक है, नहीं तो फिर क्या है? बेकार की बात है, ठीक है। तो इसी बात को हम समझते हैं। उभिया मध्यराज आप याद रख लीजिएगा। उस होगा उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार, मध्य से मध्य प्रदेश और राज्य से राजस्थान। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज कहा है? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राज्य से राजस्थान, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, फिर आता है उत्तराखंड, फिर सिक्किम का
आपको शुरुआत की चीजों को ज्यादा आपको याद रखना है, ठीक है, शुरुआत की चीजों को ज्यादा याद रखना है। यहां पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है हमने पढ़ा है। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, आप भी रहेंगे। यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है कितना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ा है किसमें, एनसीईआरटी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन आपको दिया गया है 32,87,263 वही सही होगा। अगर वो नहीं दिया गया, क्योंकि जनगणना रिपोर्ट के अनुसार ये दिया गया है, अगर वो नहीं दिया गया तो आप ये वाला लगाएंगे 469। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 263, यहाँ पे कितना 469। वैसे एनसीईआरटी के आधार पर ये लगाना आपको, अगर विकल्प में ये दिख रहा तो यही सही है, अगर ये नहीं है तो आपका ये सही होगा। ठीक, और अगर दोनों दे दिया है तब भी आपका वही सही होगा। क्लियर है। ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल की अगर हम जो बात कर रहे हैं 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, इसमें चीन का जो अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है कितना, 37,555 वर्ग किलोमीटर ये भी आता है। इसमें जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है कौन, 78,114 वर्ग किलोमीटर ये भी आता है। और पाकिस्तान को जो चीन ने अवैध रूप से दे दिया है, पाकिस्तान को चीन ने जो अवैध रूप से दे दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया 5,180 किलोमीटर क्षेत्र, ये सब सम्मिलित रूप से मिलाने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप इस बात को जानते रहिएगा। ठीक, इसमें सारी चीजें सम्मिलित है। अवैध कश्मीर मतलब जो इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो वाला, जो चाइना ने किया वो वाला, जो चाइना ने करके पाकिस्तान को दे दिया वो वाला, सबको मिलाकर कितना क्षेत्रफल बन रहा है, इतना। और ठीक, भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा राज्य किसके किसके हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान, इसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, वहीं जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की हो, उत्तर प्रदेश आरओ की हो, या एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का पोजीशन जरूर जानिएगा। वह जनसंख्या के दृष्टि से किस स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है, साक्षरता, जैसे आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी वाले का आप जरूर देखिएगा। पूरे भारत का तो देखना ही है, स्पेशली आप जिस राज्य की तैयारी कर रहे हैं, जिस राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप आवश्यक रूप से जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, और चौथे पर आता है क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक, भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। अधिकतम की बात हमने कर लिया राजस्थान, न्यूनतम की बात करेंगे, सबसे छोटा राज्य भारत का है, राज्य सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, जिसके पास केवल 3,702 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 3,702 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है गोवा। गोवा सबसे छोटा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उससे दूसरे नंबर पर, नीचे से दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम 7,096 वर्ग किलोमीटर। इसके ऊपर आता है त्रिपुरा। कहने का मतलब क्या हुआ, आप पिछले स्लाइड को देखिएगा, यहां पर देखा था हमने क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब नीचे से देखेंगे सबसे पहले मिलेगा क्या, गोवा मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा आपका सिक्किम, और सिक्किम के ऊपर क्या मिलेगा, त्रिपुरा। ध्यान से समझना हमको। देखिए सारे राज्यों को तो हम याद नहीं कर सकते, ना हमको याद ही करना है। जो सबसे टॉप मोस्ट वाले उसको याद कर लेंगे, और जो सबसे लोअर मोस्ट है, कहने का मतलब सबसे निम्नतम या नीचे वाले उनको हम याद कर लेंगे। इस प्रकार से हम चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, केवल 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, राज्य सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा आपका गोवा होगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए
जनघनत्व तो कैसे हम निकालते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर का क्षेत्र हो गया, इसमें कितनी आबादी निवास करती, वही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। औसत रूप से निकाला जाता है कि किसी राज्य का कितना क्षेत्र है ना, और उसमें कितनी आबादी, उसी को भाग देकर हम निकालते हैं। तो 382 382 82 करने का मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। वही 2001 की बात करेंगे तो वहां पे कितना था, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कब, 2001 में। और आप, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, जैसे जनसंख्या घनत्व हम पढ़ रहे हैं, आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, यूपी की, एमपी की कर रहे हैं, झारखंड की कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, तो वहां का जनसंख्या घनत्व जरूर देखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अभी हम, 829। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर विकल्प में पहला ऑप्शन नहीं है, जैसे बिहार को हटा के ये दे दिएगा, निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में नहीं, क्या होगा, केरल होगा। तो आपको ऊपर के कम से कम 3 तो याद ही रखना, कम से कम 3 तो याद ही रखना। सबसे ज्यादा बिहार कितना, 1106, फिर पश्चिम बंगाल 1028, फिर इसके बाद नंबर आता है केरल का 860, फिर हम याद करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो क्या, 829। याद रखिएगा कितना, 829। एमपी का है तो एमपी, झारखंड का झारखंड, ऐसे आपको याद रखना। सबसे कम जनघनत्व की बात करेंगे, सबसे कम घनत्व मिलता है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति मिलते हैं, क्या, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल क्या मिलता है, सबसे कम जनघनत्व। देखिए, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये सारे राज्यों को हमें कैसे याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं जितना बता रहा हूं आप शब्द से फॉलो कर लीजिए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कैसे, देखिए, एक ही दिन में सारी चीजें रटी नहीं जाएंगी, आप 1 से 2 बार 3 बार इसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, ये लिखना है, और एक दिन में आपकी परीक्षा तो इतनी करीब नहीं होगी, कम से कम 1 महीने, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करोगे आपके पास 1 महीना 15 दिन का समय तो होगा ही, 15-20 डेटा ही है। तो आप एक दिन में 1 याद करिए ना, एक दिन में 1 या 2 याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा, सबसे कम याद कर लीजिए। और उसको क्या करना है, याद करने के साथ साथ आप उसको रिकॉल करिए, अगले दिन फिर उसको सोचिए माइंड में, फिर अगले दिन उसको माइंड में सोचिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सार्टिक बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं, ये देखिए, सबसे कम जनघनत्व की बात हो रही है, क्या बना लेते हैं हम, अरुमिसी मणिनाग। मतलब क्या होगा, और से होगा अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम, मण से मणिपुर और नाग से नागालैंड। सबसे कम घनत्व की बात हो रही है, क्या, अरुमिसी मणिनाग। समझ गया ना, सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल का, फिर मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, ठीक, अरुमिसी मणिनाग। इसी तरीके से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को देखें, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, दिल्ली का, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपको कितने लोग मिल जाएंगे, 11,320 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग मिल रहे हैं, औसतन 11,320 व्यक्ति। वहीं सबसे कम की बात करेंगे, कहां, केंद्र शासित प्रदेश में, तो आ जाएगा कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे सिर्फ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिल जाएंगे, कहां पे, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में, ठीक। देखिए, दिल्ली का तो सब जान रहे हैं, है ना, दिल्ली का बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब ट्रेंड बदला है थोड़ा सा, दूसरे तीसरे नंबर का दे देता है कौन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। तो आप याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ 9,258, तीसरे पर पुदुचेरी 2,547। ये डेटा आपको याद हो ना हो, लेकिन ये राज्यों का क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी। दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि एक दशक में, जो कि जनगणना होती है कितने साल में, 10 साल में, 10 साल में एक बार जनगणना होती है। तो दशकीय वृद्धि का मतलब प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हुई। भाई जाहिर सी बात, घटोतरी तो हमारे यहाँ हो नहीं रही, बढ़ी रही। कहने का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ी, प्रतिशत में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा, इसी को हम कहते हैं क्या, दशकीय वृद्धि, ठीक है। क्या कहते हैं, दशकीय वृद्धि। अब कुछ दशकीय वृद्धि को हम समझते हैं आजादी के बाद से लेकर, अगर आप देखेंगे
1951 से 61 के बीच में देखा था, इन 10 सालों में 21.6% जनसंख्या बढ़ी थी भारत की। देखिए कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। 51 से 61 कभी कभी आपको देखने को मिल जाए केवल क्या 1961 की 10 की वृद्धि कितनी रही। 1961 का मतलब क्या हुआ कि 51 से 61 में यानी पिछले 10 सालों में कितना हुआ। जैसे 2011 की अगर हम बात करते हैं 70.7 होता है 17.7, तो 2011 का मतलब क्या है, ये 2001 से 11 तक की बात हो रही है ना, 2001 से 11 तक की बात हो रही है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ऐसे देखेंगे 61 से 71 के बीच में कितना मिलेगा 24.8, 71 से 81 के बीच में 24.7, 81 से 91 के बीच में 23.87 और 91 से 2001 के बीच में 51.54। अब इतना डेटा है, आपको कौन कौन सा जरूर याद रखना है। आप आजादी के बाद जो पहली जनगणना थी इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसके 10 की वृद्धि दर कितनी थी। लेटेस्ट 2001 से 11 की है, इसको जरूर याद रखिएगा और इसके जस्ट एक पहले वाला जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर मैचिंग वचिंग कराने को आएगा आप करा ले जाएंगे, आपको 3 याद है तो मैचिंग करा ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 10 की वृद्धि दर के बारे में अगर हम बात करें, 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 2001 से 11 के दशक में 10 की वृद्धि दर कितनी रही 17.73%। और 17.7% जो रही, इसमें अगर हम देखेंगे जो 17.7% रही क्या 10 की वृद्धि दर, इसको दो पार्टों में बांट कर देखेंगे। कैसे दो पार्टों में बांटने का मतलब, इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या रही वह रही 12.3% इसकी वृद्धि, और शहरी की बात करेंगे 31.8। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डेटा बताने का उद्देश्य क्या है आप दिमाग में रखिएगा कि जो 2011 की जनगणना हुई है, इस जनगणना में हमें क्या देखने को मिला है, शहरी जनसंख्या बढ़ी यानी शहरी आबादी के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, कहने का मतलब 10 की वृद्धि के हिसाब से शहरी जनसंख्या कितनी है 31.8% इसकी वृद्धि है, जबकि ग्रामीण को देखेंगे 12.3 और ओवरऑल देखेंगे कितना होगा 17.7%। ठीक, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें, सर्वाधिक 10 सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किसकी है, इसकी अगर हम बात करें वो किसका है, मेघालय का सबसे ज्यादा है 27.9, यहाँ पे संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। फिर दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आता है बिहार। तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर के वाले राज्यों को सारे ट्रिक्स आप कैसे याद रखेंगे, इसे कह देंगे क्या मेरू बिहार, क्या कर देंगे मेरू बिहार। देखिए ये सारे ट्रिक अगर आप एक दिन पढ़ेंगे तो ये भूल सकता है। आपको कैसे पढ़ना है, एक दिन में 1 से 2, जैसे 10 की वृद्धि दर आप याद कर रहे हैं तो 10 की अधिकतम वाला और 10 की न्यूनतम वाला। ठीक है, मेरू बिहार यानी मेघालय, मेरू बिहार का मतलब क्या हुआ, मेघालय की 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश की, फिर बिहार की। ठीक, न्यूनतम की बात कर लेंगे, अगर न्यूनतम की बात कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी 10 की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई, कितना -0.6%, कितना -0.6%। ये डेटा तो आपको जरूर याद रखना है, -0.6%। अब देखिए राज्यों के क्रम को हम कैसे याद रखेंगे, ये नीचे से बात हो रही है, सबसे कम 10 की वृद्धि दर किसकी हुई नागालैंड की, उसके बाद केरल की, फिर गोवा की, फिर आंध्र प्रदेश की, ये नीचे से गिना जा रहा है। तो याद कैसे रखेंगे, ना के गोवा कह सकते हैं ना, ना के गोवा, क्या कह लेंगे ना के गोवा, ना के गोवा। ना से हो जाएगा नागालैंड, के से केरल, गोवा से गोवा और आ से आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रख लीजिए। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर ना के गोवा, अधिकतम क्या होगा मेरू बिहार। ठीक है, साक्षरता दर की बात करेंगे, साक्षरता दर की बात करेंगे। साक्षरता क्या होती है कि वहां की कितनी आबादी पढ़ी लिखी है ना, कितनी आबादी पढ़ी लिखी, इसी को हम कहेंगे लिटरेसी। हालांकि पढ़ी लिखी आबादी का तात्पर्य अलग अलग राज्यों अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, इसकी परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। हमारे देश की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो साक्षरता का पैमाना है वो कम से कम अपना हस्ताक्षर कर ले, है ना, नाम लिख ले, है ना, छोटी मोटी चीजें पढ़ ले, यानी किसी चीज को आसानी से वो लिख ले, पढ़ ले और समझ ले, क्या कहलाएगा साक्षर। मतलब एक छोटी सी लाइन को वो लिख ले, पढ़ ले और समझ ले, क्या कहलाएगा साक्षर। ये पैमाना इसका। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो हमारे देश की साक्षरता दर की बात करें, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल,
3.9% है, लगभग 94% के, ये कितना है 94%। देखिए केरल कई जगहों पर है आगे, चाहे हम महिला साक्षरता की बात करेंगे, चाहे पुरुष साक्षरता की बात करेंगे, चाहे पूरे भारत की साक्षरता की बात करेंगे, केरल सबसे आगे है। ठीक, इसको भी एक टेक्निक बना के हम याद रख लेंगे। केरल के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? मिजोरम, तीसरे पर गोवा, चौथे पर त्रिपुरा। इसे याद कैसे रखेंगे? के मी गोत्री है, कह सकते हैं ना, के मी गोत्री ही। ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की, उससे कम मिजोरम की, फिर गोवा की, फिर त्रिपुरा की, फिर हिमाचल प्रदेश की। यानी के मी गोत्री ही से आप याद रख सकते हैं अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों को। ठीक, सबसे ज्यादा है केरल की 94%, मिजोरम की 91, फिर 88.7, 87.2, यानी 89 घटता चला जाएगा। ऐसे अगर हम देखेंगे न्यूनतम साक्षरता की बात कर लेंगे। न्यूनतम साक्षरता, देखिए साक्षरता कम होगी तो समस्याएं ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। समस्याएं ज्यादा होंगी कहने का मतलब वहां पे दुष्प्रवृत्ति की चीजें भी देखने को आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे एक क्रम को याद करना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इसके लिए भी हम पहले अक्षरों को लेकर टेक्निक बना लेते हैं। क्या? बियरू रांझा। क्या बना लेते हैं? बी अरु रांझा। बियरू, पढ़ाई लिखे कम होंगे, बियरू और ज्यादा पियेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की, है ना, बियर। इसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर क्या? झारखंड। आप ऐसे याद रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता की बात होगी तो बियरू रांझा। अधिकतम साक्षरता की केमी गोत्री ही, केमी गोत्री ही, है ना, और न्यूनतम बियरू रांझा। ठीक, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। आपको याद करने के लिए टेक्निक, ऐसा नहीं कि आप बिहार से नाराज हो जाए कि कह रहे हैं कि यहाँ पे बियर ज्यादा पीते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वहां पे शराब ऐसे भी बंद है, पर ओवरऑल आप याद करने के लिए चीजों को आप समझिएगा, बियरू रांझा। ठीक, इसी साक्षरता की अगर हम बात करें, देखिए साक्षरता को हमने देखा पूरे भारत में सबसे ज्यादा केमी गोत्री ये आर्डर है, और बियरू रांझा ये आर्डर है सबसे कम का। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता में भी वही चीज है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ठीक, केमी गोत्री, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे अगर हम देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता की, यहाँ पे भी वही आर्डर है। कहने का मतलब साक्षरता के मामले में जो क्रम पूरे भारत का है वही सिर्फ पुरुषों का देखेंगे तब भी है, वही सिर्फ महिलाओं को देखेंगे तब भी है। आइए न्यूनतम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता हमने देखा था, क्या क्या देखा था? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, यानी बियरू रांझा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता की, यहां पर देख रहे हैं पहले नंबर पर बिहार बना हुआ है, दूसरे पर अरुणाचल है, लेकिन तीसरे पर जो राजस्थान आ रहा था वहां पर क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और चौथे पर क्या आ गया? मेघालय। आपको यही समझना है, यही समझना है। परीक्षा में क्या होगा? पहला दूसरा नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि पहला दूसरा न दे, जब क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ाना रहेगा, है ना, आपको फंसाना रहेगा। तो आप याद रखिएगा, जब न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात होगी तो जो पूरे भारत की वो तो रहेगी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वो तो है, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन आ गया था? आंध्र प्रदेश, और चौथे पर कौन आ गया था? मेघालय। इसी तरीके से न्यूनतम महिला साक्षरता को देख लेते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता को देखेंगे तो क्या होगा? यहां पर देखिए पहले नंबर पर बिहार अभी भी बना हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे पूरे भारत में बिहार, पुरुष आबादी में बिहार, महिला आबादी में बिहार। अधिकतम की बात करेंगे केरल, पूरे में पुरुष में केरल, महिला में केरल। ठीक, यहां पे अगर महिला साक्षरता की बात करेंगे सबसे कम बिहार का है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन आ जा रहा है? राजस्थान। पूरे देश में देखेंगे राजस्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर महिला साक्षरता के मामले में देखेंगे तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक, क्लियर है बात? और तीसरे पर कौन आ जाता है? झारखंड। तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है। देखिए जहां पर महिलाओं की बात होगी, जहां पर महिलाओं की बात होगी, चाहे साक्षरता दर की बात हो, चाहे लिंगानुपात की बात हो, तो इस बात को आप बखूबी जानते रहिएगा। यहां से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं आजकल, खूब पूछे जा रहे हैं का मतलब खूब पूछे जा रहे हैं।
आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा चीजों को अच्छे से। ठीक, चलिए आगे हम देख लेते हैं। लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या? महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करेंगे पूरे देश की कितनी होती, इसके बारे में बात करते हैं। पूरे देश के लिंगानुपात बात करेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात है किसका? 1084 केरल का। किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे, केरल का है सबसे ज्यादा। कितना? 1084। क्लियर है बात? देखिए, लिंगानुपात में एक डेटा और आपको बता दे रहे हैं। पूरे देश के लिंगानुपात की बात करेंगे 943 है। कितना है? 943। लिंगानुपात भारत का कितना है? कहने का मतलब औसत रूप से अगर देखेंगे, भारत पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। और वहीं पर अगर इसको देखेंगे हम, क्या वहीं पर देखेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, ये होता है कितना? 949। ये मिल जाएगा आपको। लेकिन यही शहरी क्षेत्र में देखेंगे, क्या मिलेगा? 929। बात को समझ गए? अगर हम यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें, देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की ग्रामीण आबादी का लिंगानुपात कितना है? तो आप ग्रामीण का कितना है? 949। शहरी का कितना? 929। अगर ओवरऑल देखेंगे कितना है? 943। क्लियर? अब हम देखते हैं किस राज्य की सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। केरल सबसे टॉप पर है। कितना? 1084। केरल का 1084। कहने का मतलब केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर दूसरे नंबर पर आता है कौन? तमिलनाडु 996। तीसरे पर है आंध्र प्रदेश 993। और चौथे पर है मणिपुर 992। और छत्तीसगढ़ 991। अब देखिए, पहला तो हमें याद रहेगा, लेकिन पहला नहीं पूछा तो केरल के बाद कौन आता है? तमिलनाडु। इसको भी सार्टिक सब समझते हैं। क्या कह लेंगे? कह लेंगे क्या? के तमी आमच कह सकते हैं। के तमी आमच, ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही बात किसकी? लिंगानुपात की। के तमी आमच सबसे ज्यादा केरल का, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर मणिपुर का, फिर छत्तीसगढ़ का। तो के तमी आमच से आप याद रख सकते हैं। क्लियर बात? एक प्रश्न का ट्रेंड और भी चला है, ऐसे डेटा देकर मैच कराना रहता है। तो आप एक दिन में एक ही पढ़िए। जैसे लिंगानुपात पढ़ रहे तो लिंगानुपात ही पढ़ लीजिए, ठीक है? बाकी और विषय आप पढ़ते रहिए। साक्षरता पढ़ रहे तो साक्षरता ही पढ़ते रहिए। ऐसे जनसंख्या के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। गलत न होने का मतलब ये डेटा हर साल बदलना नहीं है, प्रत्येक 10 साल में बदलेगा। तो आप एक बार ढंग से पढ़ लिए तो हल्का सा रिकॉल करके आप एग्जाम में जाएंगे, गलत नहीं होगा। तो आसानी से 2-3 क्वेश्चन पढ़ जा रहा है तो क्या दिक्कत है आपका? अच्छी बात है ना। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे, सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है। तो अभी तो जम्मू और कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? हरी जसी पाऊं। ठीक, हरी जसी। देखिए, जम्मू और कश्मीर ये दूसरे नंबर पर था, लेकिन अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसकी बात कर ले, लेकिन याद रखने के लिए एक टिक अपनाएंगे। हरी जसी पाऊं सबसे कम 879 हरियाणा की। फिर जम्मू एंड कश्मीर की 889 था। फिर तीसरे नंबर पर सिक्किम 890। इसके बाद पंजाब 895। और लास्ट में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। उत्तर प्रदेश का आप याद रखिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कितना है? 912, सबसे कम हरियाणा का। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे अधिकतम अनुसूचित जाति वाले पर्सन का, क्या
सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर बिहार है। ध्यान दीजिए, कम से कम आप 3 याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। कंफ्यूजन आपको नहीं पालना है। यहाँ पे एससी की संख्या के दृष्टि देख रहे हैं, किसके आधार पर? संख्या, एससी की सर्वाधिक संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल पे, फिर बिहार। सबसे अधिक संख्या हो गई, सबसे कम संख्या देख लेते हैं। एससी की सबसे कम संख्या कहां पर मिलेगी? सबसे कम संख्या आपको देखने को मिलती है मिजोरम में। यह प्रश्न खूब पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है? कहां पर? मिजोरम में। दूसरे नंबर पर आता है मेघालय। कई बार ऐसा होगा मिजोरम नहीं ऑप्शन रहेगा, केवल मेघालय रहेगा, तो आपको मेघालय लगाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? गोवा। तो आप कम से कम 3 डेटा को याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय और गोवा सबसे कम है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन आया था भैया? पश्चिम बंगाल के बाद कौन आया था? यही ना, बिहार, आपका पड़ोसी है ना। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार सबसे ज्यादा, और सबसे कम की बात करेंगे मिजोरम, मेघालय और गोवा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के बारे में तो आपने देख लिया, सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम मिजोरम में। लेकिन परसेंटेज की बात करें, प्रतिशतता की बात करें, सबसे ज्यादा प्रतिशतता कहां पर है? पंजाब की। दूसरे नंबर पर क्या? हिमाचल प्रदेश का। ये प्रश्न खूब पूछा गया है, क्योंकि ज्यादातर हम रटे होते हैं सबसे ज्यादा संख्या तो उत्तर प्रदेश में, तो प्रतिशतता भी वहां पर होगी, पर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, उस आबादी में कितना परसेंटेज है उस हिसाब से देखेंगे तो कम है ना। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, पंजाब में सबसे ज्यादा है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है क्या? बंगाल। उत्तर प्रदेश हमारा आ जाता है कितना? चौथे नंबर पर। किस नंबर पर? 4th नंबर पर, ठीक। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, किसकी? ये एससी की बात हो रही है। एससी की परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले पंजाब, फिर हिमाचल, हिमाचल के बाद कौन आता है? बंगाल, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर लेते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहां पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद क्या? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा, ठीक। सबसे ज्यादा एसटी, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लोग कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। इसी तरीके से सबसे कम का देख लेते हैं। सबसे कम एसटी वाले कहां मिल जाएंगे? आपको मिलेंगे सबसे कम गोवा में, दूसरे नंबर पर है सिक्किम, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, ठीक है। पहले पर क्या है? गोवा, दूसरे पर सिक्किम, तीसरे पर उत्तराखंड। इसी के आधार पर हम देखेंगे, अगर प्रतिशतता जैसे हमने देखा था, एसटी की प्रतिशतता सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? वो मिलता है किसमें? मिजोरम, 94.4%। आप इस डेटा को याद रखना है, ठीक। दूसरे पर आता है किसका नंबर? नागालैंड का, नागालैंड का 86.5, और तीसरे पर आता है मेघालय। ध्यान रखिएगा, मेघालय में एसटी की प्रतिशतता ज्यादा है, लेकिन संख्या के हिसाब से देखेंगे कहां पर है? संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहां पर है? मिजोरम में। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आपको पढ़ना है ऐसे। परसेंटेज किसका? एससी का। परसेंटेज किसका? एसटी का। सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? सबसे कम कहां पर है? सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है? सबसे कम कहां पर? इस आधार पर आपको चीजों को समझना है, ठीक। आगे देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। आपको बोर मत होइए, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा नगरीय आबादी यानी शहरी आबादी मिलती है कहां पर? महाराष्ट्र पर, और दूसरी मिलती है आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तीसरी मिलती है तमिलनाडु। कहने का मतलब सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कहां पर मिलती है? महाराष्ट्र में, यानी शहरी आबादी महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, और चौथे पर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन आ जाता है? पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस याद रखना है, 1 2 3 4। सीक्वेंस इसलिए याद रखना कि कई बार आपको पहला वाला न देकर दूसरा तीसरा दिया रहेगा, ठीक। इसी तरीके से सबसे कम की बात कर लेंगे। सबसे कम शहरी आबादी कहां पर मिलती है? सिक्किम में। सिक्किम को कहते हैं क्या? गांवों का राज्य। क्या कहते हैं? गांवों का राज्य। कहने का तात्पर्य क्या हुआ
कि सिक्किम में गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ के ज्यादातर आबादी क्या है, ग्रामीण है। ज्यादातर आबादी क्या है, ग्रामीण है। सिक्किम दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर आता है नागालैंड। क्लियर है? सबसे पहले क्या है, सिक्किम है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे कम ग्रामीण नगरीय आबादी वाली जनसंख्या निवास करती है वो कहां पर, पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर नागालैंड। क्लियर है बात? चौथे पर मिजोरम और पांचवें पर मेघालय। एक बात को आप गेस कर लीजिएगा, जैसे परीक्षा में 28 राज्यों में से कोई भी दिया रहेगा तो आपको कम से कम इतना तो समझ होना ही रखना पड़ेगा कि जैसे हम सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो हमें तो ये ध्यान है पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं, तो जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर के अलावा कोई राज्य रहेगा तो उसको तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको तो हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात के बारे में, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या के बारे में। सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना। सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है बिहार में और तीसरे पर क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक टेक्निक हम प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं क्या, शिशु जनसंख्या की बात हो रही सर, कह सकते हैं क्या, उबिहा महा मधिराज। किसकी बात करेंगे, जब शिशु की बात करेंगे कह लेंगे क्या, उबिहा महामधिराज, यानी पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर क्या, मध्य प्रदेश और पांचवें पर राजस्थान। ये किसकी बात हो रही है, शिशु जनसंख्या की, उबिहा महामधिराज। आप परीक्षा में बैठेंगे ये सारी टेक्निक बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, न्यूनतम की बात कर लेते हैं, न्यूनतम शिशु जनसंख्या की बात कर ले रहे हैं। क्या होगा, पहले नंबर पर सिक्किम, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर मिजोरम। इसे भी हम टेक्निक से याद कर सकते हैं क्या, सीगो मिजो अरु। ठीक है, सीगो मिजो अरु, यानी सबसे कम क्या है शिशु जनसंख्या, सिक्किम की, फिर गोवा की, फिर मिजोरम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की। ऐसे आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर क्या है, सिक्किम, सबसे कम, यानी शिशु जनसंख्या की अगर हम बात देखेंगे सबसे नीचे पर मिलेगा क्या, सिक्किम। क्यों, क्योंकि सबसे कम है। उससे ऊपर गोवा, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे लिंगानुपात देख लेते हैं। जैसे लिंगानुपात हमने देखा था, सर्वाधिक जनसंख्या को देखा था, इसके बाद क्या देखा था, लिंगानुपात। ऐसे शिशु लिंगानुपात के आधार पर देखेंगे। अब हमारे माइंड में आ सकता है कि जैसे सबसे कम देखा था हमने हरियाणा का, सबसे ज्यादा देखा था केरल का, तो वही होगा, ऐसा नहीं है। शिशु लिंगानुपात की अलग कैलकुलेशन है, किस राज्य में ज्यादा है किस में कम, उसमें हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की हम बात करेंगे तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा 972, इस डेटा को याद रखिएगा। इस डेटा जहां पे महिलाओं और बच्चों की बात हो उस डेटा को आप रट डालिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला था, सर्वाधिक शिशु आबादी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है कौन, मिजोरम, और तीसरे पर आता है मेघालय। ठीक है, और चौथे पर छत्तीसगढ़, केरल। ऐसे तो पढ़ते जाएंगे, लेकिन कम से कम ऊपर के आप 3 जरूर याद रखिएगा। क्या, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। यानी एक उत्तर प्रदेश है, 2 राज्य कहां कर, पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट। ये सर्वाधिक हो गया। देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में। न्यूनतम कहां कर, देखिए हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, कितना था, 879, 879। यह हरियाणा का लिंगानुपात है। हरियाणा में अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें कितना है, 834 है। यानी हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है और शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे वो भी कम है, वो भी कम है। दूसरे नंबर पर आता है क्या, हरियाणा का पड़ोसी पंजाब, हरियाणा का पड़ोसी पंजाब। ठीक है, तीसरे पर जम्मू कश्मीर है और चौथे पर क्या है, राजस्थान। अगर राज्यों को देखें आप, जम्मू कश्मीर बाहर, तीसरे नंबर पर राजस्थान ही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब आपका राज्य नहीं है, वो क्या, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, आई थिंक यहां तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक, ये महत्वपूर्ण चीजें थी जनसंख्या से संबंधित, और आप लोगों ने हमें लगता है एंजॉय किया होगा, खूब बढ़िया से चीजों को समझा होगा। बीच में आपको ऐसा भी लगा होगा कि बोरिंग चीजें हो रही हैं, क्या चीजें बताई जा रही हैं, बार बार वही चीजें। तो आपको याद करने का एक ही बढ़िया टेक्निक है, आप उसको एक दिन में एक करके याद रखिएगा। और यकीन मानिए, आप यकीन क्या मानना, आपके पास आजकल संसाधन खूब उपलब्ध है,
आप नेट से या कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे। जनसंख्या से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे बाहर शायद कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज हमने जानबूझ के नहीं बताया, धर्म आधारित जनगणना को आप उसको देख लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा डेटा आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सिविल की हो चाहे वनडे की। आज क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, ठीक है। और बहुत जल्दी हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं टीएसटी पीएचडी का, तो वेट करिए, ठीक। जय हिंद आप सबको।